जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है जिससे हम किसी डिस्क्रीट सिग्नल या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को जेड डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ जेड इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यूजुअली x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक बाय विच वी कन्वर्ट a discrete time signal into a function that is a function of z। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x ऑफ n, इसको x ऑफ n से या फंक्शन ऑफ n से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज वी हैव अ डिस्क्रीट फाइनाइट डिस्क्रीट सीक्वेंस 1 4 9 8 -2 6। तो इसको देखने से स्पष्ट है कि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट होता है या सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो n इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड होती है। तो n इज इक्वल टू 0 के पे वैल्यू 1 है, n इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू 4 है, n इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू 9 है एंड सो ऑन। कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन x ऑफ n कुछ इस प्रकार दिया रहता है। सपोज 1 2 5 9 17 -1 एंड सो ऑन। ये फाइनाइट है, इसमें भी 6 एलिमेंट्स ही मैंने लिए हैं। सपोज एरो मार्क यहाँ लगा हुआ है, ऊपर कहीं एरो मार्क नहीं लगा है, यहाँ एरो मार्क लगा हुआ है। तो अगर कहीं एरो मार्क ना लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो n इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है। लेकिन अगर जहाँ एरो मार्क लग जाता है वो एलिमेंट या वो वैल्यू n इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है। सिमिलरली हम आगे बढ़ते जाएंगे राइट हैंड साइड, तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, और लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते जाएंगे तो n इक्वल टू -1, n इक्वल टू -2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम किसी फाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज इस डिस्क्रीट वैल्यू के टर्म में न देकर नोन फंक्शन के फॉर्म में अगर कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रिप्रेजेंटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल xn इज इक्वल टू 1/2 to the power n u of n minus 1। तो इस तरह का सिग्नल भी, इस तरह का सीक्वेंस भी एक डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है जिसमें 1/2 to the power n हमारा मेन फंक्शन है और u of n minus 1 एक शिफ्टेड यूनिट स्टेप सीक्वेंस है। शिफ्टेड है, एक यूनिट से शिफ्ट किया गया है और ये तय करता है कि हमारा जो फंक्शन है 1/2 to the power n ये n की किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, या n की किन वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, किन वैल्यूज़ के लिए उसकी वैल्यू 0 है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के या डिस्क्रीट सीक्वेंस के। तो अगर हम इस डिस्क्रीट सीक्वेंस को ट्रांसफॉर्म कर दें, इसके वैल्यू को हम n डोमेन से z डोमेन में कन्वर्ट कर दें, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग z ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ये सिमिलर वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है कुछ जैसा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग जानते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, किसी t डोमेन या कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को s डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म भी कुछ इसी प्रकार का होता है जिसमें टी डोमेन का सिग्नल अगर कंटिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म CTFT है तो किसी सिग्नल x ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल X ऑफ ओमेगा या कैपिटल X ऑफ f फंक्शन फ्रीक्वेंसी उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म भी एक टेक्निक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक टेक्निक है, जेड ट्रांसफॉर्म भी एक टेक्निक है। ठीक, तो हम जेड ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं। जेड ट्रांसफॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस प्लेन एंड जेड प्लेन रिलेशन। तो एस प्लेन और जेड प्लेन रिलेशन
को हम लोग यूजुअली मैपिंग कहते हैं, मैपिंग, MAPPING। मैपिंग से क्या तात्पर्य है? मैपिंग से तात्पर्य ये है कि अगर एक वैल्यू को दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो या एक डोमेन को दूसरे डोमेन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग मैपिंग का टर्म यूज करते हैं। यहाँ पर z और s में या z प्लेन और s प्लेन में एक रिलेशन होता है, दैट इज गिवन बाय z इज इक्वल टू e टू द पावर s कैपिटल T। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है z और s में। s मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, z मतलब जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर। z ट्रांसफॉर्म जो कि हमारा टॉपिक है, इसका एप्लीकेशंस क्या है? इसका यूज़ हम लोग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में करते हैं। तो DSP इज इट्स एप्लीकेशन, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। और DSP में भी जिन टॉपिक्स को या जिन कंटेंट को स्टडी किया जाता है जो कि Z ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड हैं, वो हमारे होते हैं फिल्टर्स, डिजिटल फिल्टर्स, यू कैन से दे आर डिजिटल फिल्टर्स। तो फिल्टर्स हमें जैसे पता है कि फिल्टर्स एक फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करता है और बाकी फ्रीक्वेंसी रेंज को ब्लॉक करता है और वो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी को पास करता है जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो फिल्टर यहाँ पर फिल्टर डिजिटल फिल्टर है। डिजिटल फिल्टर में Z, क्योंकि हम लोग Z ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, Z का यूज़ किया जाता है। एनालॉग फिल्टर्स में हम लोग यूजुअली RC फिल्टर, LC फिल्टर और एक्टिव फिल्टर्स में BJT से बने हुए फिल्टर्स, ऑप एम्प से बने हुए फिल्टर्स भी यूज़ करते हैं। बट इन डिजिटल फिल्टर्स वी यूज़ डिजिटल ब्लॉक्स एज देयर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक, किसी सीक्वेंस या किसी सिग्नल XN के Z ट्रांसफॉर्म को हम लोग X ऑफ Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z ट्रांसफॉर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है XZ इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट x ऑफ n z टू द पावर माइनस n। तो इस बेसिक फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग किसी भी फंक्शन का Z ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं या किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का Z ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक टर्म है जो कि लाप्लास डोमेन में भी यूज़ किया जाता है, Z ट्रांसफॉर्म में भी यूज़ करते हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या बताता है? एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन स्टैंडर्ड है, सभी लोग सुनिएगा ध्यान से, कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सेज अबाउट अ रीजन इन अ पर्टिकुलर प्लेन फॉर विच द समेशन और द इंटीग्रेशन हैज़ अ सम फाइनाइट वैल्यू। ठीक, ये तो इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई। हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि Z ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये Z ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, तो Z का ऐसा रेंज जिसके लिए इस समेशन की वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, उसे हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। इसी प्रकार से अगर लाप्लास की बात करें तो लाप्लास में हम कह सकते हैं कि S के वह रेंज जिसके लिए उस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट आ जाए, तो उसे हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, लाप्लास डोमेन में। Z ट्रांसफॉर्म में जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो एक सर्किल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार का एक सर्किल रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें x एक्सिस पे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ Z, y एक्सिस पे लिखते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ Z, और ये जो सर्किल होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू A। ठीक, मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू A। तो ये पूरी तरह से इन फंक्शंस पे डिफाइंड होता है, इन पर निर्भर करता है कि रीजन या क्षेत्र इसके अंदर का है, इस सर्किल के बाहर का है, या इस सर्किल और दूसरे सर्किल जो इससे बड़े रेडियस का हो उसके बीच का है। कैसा है वो क्षेत्र, कहाँ लाई कर रहा है, वो इन फंक्शंस पे डिपेंड करता है। ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। ठीक, हम एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ यूनिट इम्पल्स।
यूनिट इम्पल्स के लिए हम लोग इसको यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को हम लोग डेल ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल ऑफ एन का यदि जेड ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो लेट अस फाइंड कि इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या आता है। तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करें, एक्स जेड इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, एन इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, एक्स एन हमारा फंक्शन डेल एन है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे डेल एन जेड टू द पावर माइनस एन। अब हमको ये जानकारी है कि n के केवल एक मान पर डेल n की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और वो वैल्यू होती है n इक्वल टू 0। इसलिए हम क्या करेंगे, हम समेशन को केवल एक ही वैल्यू पर डिफाइन करेंगे, n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 0 पर, क्योंकि n इक्वल टू 0 पर ही डेल n की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होती है। आप सभी को पता है कि डेल n इज इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 अदरवाइज। ठीक, तो हम इस प्रकार से n इक्वल टू 0 से 0 कर देंगे। डेल n की वैल्यू n इक्वल टू 0 पे कितनी होती है 1, और n इक्वल टू 0 ही रखना है, तो यहाँ z के पावर माइनस n में n की जगह 0 रखेंगे तो आ जाएगा z के पावर माइनस 0, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो एक्स जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हम कह सकते हैं कि किसी यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस का z ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1। ठीक, इसी प्रकार हम लोग यूनिट स्टेप सीक्वेंस u ऑफ n, इट इज यूनिट स्टेप सीक्वेंस। यूनिट स्टेप सीक्वेंस कैसा होता है? यूनिट स्टेप सीक्वेंस ऐसा होता है, यहाँ पर हम n डिफाइन करते हैं, यहाँ u ऑफ n लिखते हैं, और un की वैल्यू होती है 1 n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे, n इक्वल टू 3 पे, 4 पे, सारे इंटीजर वैल्यू पर un की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, दिस इज यूनिट स्टेप। तो अगर इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो हम उसी फॉर्मूले में पुट करें जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एक्स जेड इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट u ऑफ n z टू द पावर माइनस n। ठीक, अगर हम un के हिसाब से देखें तो un केवल 0 से इन्फानाइट तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम समेशन की लिमिट को चेंज करेंगे, और हमें पता है कि un की वैल्यू 1 होती है फॉर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू 1 हो गई z टू द पावर माइनस n। अगर इसको एक्सपेंड करें तो हम लोग n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो लिख सकते हैं z के पावर 0 प्लस z के पावर माइनस 1 प्लस z के पावर माइनस 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी टर्म्स तक। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस z इनवर्स प्लस z के पावर माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी है, और किसी जीपी का जो सम होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर या a अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, तो a अपॉन 1 माइनस आर या a अपॉन आर माइनस 1 कब लगाते हैं? जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है तो ये लगाते हैं, जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है तो ये लगाते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू हम हमेशा 1 से छोटा रखते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट that common ratio is always kept less than 1, और यही हमारे ROC को निर्धारित करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट कॉमन रेशियो मस्ट बी लेस देन 1। तो अगर हम यहाँ पर इस समेशन को, इस सम को फॉर्मूले से अप्लाई करके निकालें तो ये आ जाएगा a होता है फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो r, और कॉमन रेशियो होता क्या है मैथ्स की स्टडी से, मैथ्स की जानकारी से, तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, तो कितनी वैल्यू आती है z इनवर्स। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा z अपॉन z माइनस 1। तो किसी यूनिट स्टेप un का z ट्रांसफॉर्म कितना हो गया z अपॉन z माइनस 1। ठीक, अब हम जरा ROC का जिक्र कर लें, जो कि पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने नहीं किया है, वहाँ भी कर लेंगे। ROC के लिए मैंने कहा कि जो द कॉमन रेशियो मस्ट बी लेस देन 1, तो कॉमन रेशियो यहाँ कितना है स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू हमने यहाँ क्या रखा है z इनवर्स, तो z इनवर्स का मॉड मस्ट बी लेस देन 1।
इसका मतलब कितना हो गया, इसका हो गया 1/mod z मस्ट बी लेस देन 1, या जब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी होती है ये चेंज हो जाती है, लेस देन ग्रेटर देन के बराबर होता है जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हो जाएगा z मस्ट बी ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ z मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो इसकी ROC, इस फंक्शन के लिए ROC कितना हो गया, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1। अगर इसको हम लोग सर्किल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि ROC को हम लोग सर्किल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी कैन ड्रॉ इट्स ROC एज, एक सर्किल बना लीजिए। सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि मॉड z ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर जो रहता है वैल्यू रहती है उसके बराबर रेडियस हो जाता है। और मॉड z ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि इस सर्किल के बाहर का या बड़ा एरिया, ग्रेटर का मतलब लेस होता है तो सर्किल के अंदर का एरिया होता है। तो बाहर का एरिया को हम ऐसे शेड कर सकते हैं, यहाँ पर वैसे ही जैसे पिछले पेज में मैंने लिखा था, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये सर्किल हो गया आपका मॉड z इज इक्वल टू 1 का सर्किल, और ये रीजन, जो रीजन इस सर्किल से बाहर का है, ये दिस इज द ROC। ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। जो पिछला एग्जाम्पल मैंने लिया था और मैंने कहा था कि इसका डेलन का z ट्रांसफॉर्म 1 होता है, तो अगर डेलन का z ट्रांसफॉर्म 1 होता है तो इसकी ROC कितनी होती है। चूंकि इसका जो फंक्शन है या xz का जो मान है ये z पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और अगर कोई भी चीज़ z पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक z के लिए, फॉर ऑल z दिस xz इज इक्वल टू 1, तो ROC को हम लोग कहेंगे ROC विल बी all the values of z। ठीक, ये तो हो गया स्टेटमेंट। अगर हमें ग्राफ से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो देखिए क्या कैसे करेंगे। रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, एक सर्किल आप बना लें। इस सर्किल से कोई मतलब नहीं है लेकिन सर्किल बनाया जाता है, और सभी वैल्यू ऑफ z का मतलब हो गया कि पूरा प्लेन, पूरा प्लेन। और this whole plane is the ROC for डेलन। ठीक, अगली कुछ एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।